बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। पर ये पिस्तौल बाजी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भाग नहीं होए, ये अब मेरे कब्जे में रहेगा। अच्छा, टाटा गुड बाय। ये कहकर मैंने इसके सर पर एक दफ जमाई। जब वो टेरर के पास बिछ सा गया तो मैंने इर्द गिर्द नजर डाली। रात के इस वक्त 12 बज रहे थे। सारे ही मकान बंद थे, किसी एक का भी दरवाजा नहीं खुला था। इन्हें मैं वहीं छोड़कर गली अबूर कर गया। अब मेरा काम ज्यादा आसान हो गया था। अभी मेरे साथ होता तो शायद मुझे ऐसी ओछी हरकत न करने देता। इसका ख्याल ये होता था कि किसी को इसके हथियार से महरूम करके मारना बहुत बुरी बात है। वो साले नजर के बहुत तेज निकले। एक एक नोट को वो मेरे साथ गिनते रहे। वो 2200 कह रहे थे और मेरे पास सिर्फ 2000 थे। 2 का उलट फेर तो इन्हीं के हाथों में जाता था। अनाड़ी तो वाकई इनके फ्रेम में फंस कर रह जाते होंगे, मगर यहाँ इन्हें क्या मालूम था कि इन्हें लाशा लगाया जा रहा है। उनको फांसने के इंतजामात हो रहे हैं। आदमी भारत का हो या पाकिस्तान का, तरीका वारदात इसका एक ही होता है। और अमृतसर भला कौन सा दूर था। मैंने पिस्तौल खोलकर देखा, वो गोलियों से लबालब भरा था। इस टेरर ने उसे पता नहीं कहां से हासिल किया होगा। जर्मनी का बना हुआ वो खूबसूरत पिस्तौल आप अपना इनाम था। वो मेरे चुपशाह की जगह ले सकता था। मैंने बड़े इत्मीनान से इसे जेब में रखा और फिर मैं टैक्सी में बैठकर मल्होत्रा की कोठी के सामने जा उतरा। टैक्सी वाले को मैंने काफी फासले पर छोड़ दिया ताकि वो ये न जान सके कि मैं कहां जा रहा हूं और किसका मेहमान बनने का शर्फ मुझे हासिल होगा। मल्होत्रा की कोठी मेरी देखी वाली थी। मैं महज एक इतला की बिना पर इसके पास दौड़ा चला आया था और खुदा जाने वो इतला दुरुस्त भी थी कि नहीं, मगर आलिया ने खुद मुझे बताया था। उसे मालूम था कि इस मल्होत्रा ने क्या किरदार अदा किया है और बदरी ने इस में क्या कुछ किया है। मैं इस पर कैसे इतबार ना कर लेता। फोन पर मुझे आलिया की वो बेनाई हुई आवाज भी याद थी जब उसे मालूम हो गया था कि इसका मुखातब कोई और नहीं, जलानी है। खुदा ही जानता था इस वक्त डलों साहब कहां और किस हाल में होंगे। वो बेगुनाह ही मारे गए थे। बदरी इस कोशिश में था जिस तरह भी हो सके उनकी हवेली और जागीर पर कब्जा कर ले। यही वजह थी कि इसने फरासत बेगम को अपने दाम में फंसा लिया था। वो लंबे ही मंसूबे बांध कर आया था। ऐन मुमकिन है कि इस में मल्होत्रा का भी हाथ हो। कहानी के आखिरी मंजर की झलक भी मुझे इन्हीं के तस्वर का अक्स दिखाई देता था। मैंने दिल में कहा, ठीक है मल्होत्रा, शायद अब तेरी बारी आ जाए। तुझे भी एक दिन हिसाब तो देना ही होगा। तेरे खेमे में नेजा बहरहाल घुस कर रहेगा और तुझे कोई शय तेरे रोजे बाद से नहीं बचा सकेगी। कोठी अब मेरी नजर में थी। सामने के हिस्से में इस वक्त भी पुलिस का सिपाही पहरा दे रहा था। इससे नजर बचाकर आगे निकल जाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। वो मदार के टेड्डे की तरह अकड़ कर खड़ा था। हालांकि रात बहुत भीग चुकी थी, मगर इसे सर्दी का एहसास था न वक्त का। पता नहीं इन पुलिसियों में बंदूक लेकर एक ही जगह सुतून बन जाने का मादा कहां से पैदा होता है। मैंने सिपाही की नजर से बच बचाकर कोठड़ी को पूरी तरह देख लिया। इसमें दाखिल होने का रास्ता सिर्फ एक ही था। इसके अकब में भी इमारतें बनी थी और दाएं बाएं भी। अब एक ही तरीका बाकी था कि मैं किसी न किसी तरह सिपाही से राब्ता कायम करता। सामने की सड़क काफी वसी थी और मैं दोबारा वहां से कदरे लंगड़ाता हुआ गुजरा था, जिससे ये मालूम हो कि मैं कोई जमांदरू लंगड़ा हूँ। सिपाही ने भी मुझे जरूर देखा होगा, मगर वो अपनी कैबिन में बेफिक्र खड़ा रहा। तीसरी बार मैंने जब वापस का इरादा किया तो अब मल्होत्रा की कोठी मेरे बाएं हाथ थी। मैं फुटपाथ पर चलता हुआ बड़ी मुश्किलों से इस सिपाही तक पहुंचा। सड़क वीरान थी और वो सिपाही मुझे कैबिन की दीवार के अकब में खड़ा साफ नजर आता था। इसका सिर्फ दाढ़ी मेरे सामने था। मैं इसके पास जा ठहरा। सलाम संतरी साहब। सलाम भाई सलाम। तुम यहाँ किसे ढूंढ रहे हो? वो जी, यहाँ कोई साहब हैं मल्होत्रा साहब, इनके मुलाजम पांडे से मिलना था मुझे, मगर कोठी का पता ही नहीं मिल रहा। पांडे? वो यहाँ ही रहता है। क्या नाम बताया तुमने कोठी वाले का? ओ जी, क्या कहूँ, मुझे इसका नाम याद नहीं है संतरी जी। भला सा नाम था इनका, मल्होत्रा साहब था। यह
कुछ और? एक इस टांग से मैं आजिज हूँ, चला नहीं जाता। तो फिर तुम सुबह आ जाओ, इस वक्त तो सब सो रहे हैं। कहाँ जी, मैं लंगड़ा आदमी कहाँ बार बार इधर आ सकता हूँ? संतरी जी, तुम मुझे अपने पास ही जगह दे दो, मैं इधर ही इंतजार कर लूंगा। रात अब ज्यादा ही गुजर चुकी है। कहाँ से आए हो तुम? जी मैं जस्तरवाल से आया हूँ, बड़ा जरूरी काम था, पांडे से कहता था। मैं उधर तुम्हारा सब काम करवा दूंगा, जिला में मामला फंसा है मेरा। ठीक है यार, तुम अंदर आ जाओ, इधर ही बैठे रहो, 2 घड़ी रात का तो मामला है। ये कहकर उसने कैबिन के साथ बना कोठी का छोटा दरवाजा खोल दिया और मैं दाएं टांग पर बोझ डालकर बड़ी मुश्किलों से इस तक जा पहुंचा। मगर अभी मैं कैबिन के फर्श तक नहीं गया था कि इसने मुझे माजूर समझकर मेरी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। यूं कि मैं इसके बाएं हाथ पर झूल सा गया। दाएं हाथ से उसने खड़ी बंदूक पर अपना बोझ संभाल रखा था, मगर जैसे ही मैं इसके कंधों पर झूला, मैंने इसकी गर्दन हाथ में लेकर इसकी रगे एहसास को मसल दिया। बस 2 सेकंड सरफ हुए। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, मैंने इसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। पता नहीं इस बदबख्त की ड्यूटी कब खत्म होती थी। मुझे जो कुछ भी करना था फौरी तौर पर कर लेना चाहिए था। कद इसका मेरे ही बराबर था। आदमी वो पुलिस में खूब चुन कर लेते हैं, म्यार इंडिया में भी यही है। मैंने जूं तू करके इनके तमाम कपड़े उतार लिए। अब बूट उतारने का मरहला बाकी था। मुझे दूर से किसी कुत्ते की खरखर की आवाज सुनाई दी। वो कैबिन की तरफ मुंह करके कोई ऐसी बू सूंघ रहा था जिससे वो पहले मुतारफ नहीं था। मैंने हाथ रोक दिए। कैबिन छोटा सा था और इसमें 2 आदमी नहीं समा सकते थे। सिपाही को मैंने नीचे नीम उस्तादा कर रखा था। चंद मिनट तक खामोश रहने के बाद कुत्ता फिर भौंका, मगर इस अरसे में मैंने सिपाही के कपड़े पहन लिए थे और इसके बूट भी उतार लिए थे। इसकी टोपी सर पर रखकर मैंने बंदूक हाथ में ले ली और इसकी जगह खड़ा होकर मैंने गर्दोपेश का जायजा लिया। सिपाही मेरे सामने उकड़ू बैठा था और ये बात मुझे पसंद नहीं थी। मैं इससे जल्द अज जल्द छुटकारा पा लेना चाहता था। जैसे ही मैं कैबिन में खड़ा हुआ, कुत्ता फिर किसी शक के जेरे असर भौंका, मगर कुत्ते का जहन भी कुत्ता ही होता है। मुझे यूं वर्दी में खड़े देखकर वो फिर नहीं भौंका, चुपचाप दूसरी तरफ निकल गया। पिस्तौल और नकदी मैंने जेब में अच्छी तरह महफूज कर ली। हालात पता नहीं क्या से क्या हो जाते। मुझे बहुत मोहतात रहने की जरूरत थी, मगर मेरे सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। इसकी ड्यूटी तब्दील हो रही थी। अंदर से शायद सर्वेंट क्वार्टर की तरफ से एक सिपाही कैबिन की तरफ आ रहा था। अपने ओवरकोट के कॉलर ऊंचे करके वो थके थके कदम उठाता मेरी तरफ बढ़ा तो मेरा लहू मुंजमद होने लगा। इससे निपट लेना शायद आसान नहीं था। ऐसी सूरत में कि मेरे करीब ही एक सिपाही नीम बेहोश पड़ा था। आने वाले सिपाही के साथ कुत्ता भी कैबिन की तरफ आने लगा तो सिपाही ने उसे धुतकार दिया, मगर वो फिर भी इसके साथ लगा रहा। इसे कैबिन में होने वाले वाकयात का तो इल्म नहीं था, मगर फिर भी उसका मगज कुछ ज्यादा ही कुत्तेपन का मुजाहरा कर रहा था। अभी वो बाग के ऐन वस्त में पहुंचा था कि मैंने कैबिन में से सिपाही को जनूब की तरफ खुलने वाले दरवाजे के बाहर फेंक दिया। मेरे लिए इसके सिवा कोई चाराकार भी तो नहीं था। सामने बाढ़ सी उगी थी। सिपाही इसके अंदर जा गिरा। वो दुनिया और माफिया से बिल्कुल बेखबर, अंदाजा भी न कर सकता था कि इस पर क्या बीत रही है। मैंने कैबिन की बत्ती बुझा दी, यूं जैसे वो आज खुद बुझ गई हो। ओए ये क्या हो गया गुलाब सिंह, तेरी बत्ती ही गुल हो गई। सिपाही ने मजाकन कहा, कोई बल्ब नहीं है तेरे पास? नहीं यार, पता नहीं इसे क्या हो गया है। मैंने अपनी आवाज को बहुत हद तक बदल कर कहा, साथ ही साथ मैं खांस भी रहा था। वो सिपाही फौरन ही दरवाजे तक आ पहुंचा, मगर कुत्ते ने फौरन फसाद डाल दिया। वो जैसे ही वहां पहुंचा, उसने बेहोश सिपाही को तलाश कर लिया। जैसे ही कुत्ता बाढ़ की तरफ लपका तो आने वाले सिपाही ने गैर इरादी तौर पर इसकी तरफ देखा, जैसे वो ये मालूम करने की कोशिश में हो कि कुत्ता किस चीज पर लपका है। मुझे मौका मिल रहा था। जैसे ही इसने मुंह फेरा, मैंने इसकी गर्दन पर अपना सिक्का जमा दिया। इसकी रगे एहसास मसली जा चुकी तो वो घूम कर लहराया और कैबिन के खुले दरवाजे में से अंदर गिर गया। कुत्ता इस वक्त आधी बाढ़ अबूर कर चुका था। मैंने कैबिन से निकलकर पिस्तौल उस पर दाग दिया। गोली इसकी पसली में लगी। इसके मुंह से अभी आवाज निकल
ही रही थी कि मैंने दूसरी गोली इसकी गर्दन में उतार दी। कुत्ता जल्द ही उलट कर गिरा और फिर इसकी आवाजें आप ही आप बंद हो गईं। दूसरे सिपाही को मैंने कैबिन के अंदर खड़ा करके इस तरह सहारा दिया कि वो पहरे पर खड़ा नजर आए और दूर से देखने वाला यही समझे कि संतरी बराबर पहरे पर खड़ा है। इसका मुंह मैंने सड़क की तरफ कर दिया। दोनों हाथ इसी के रुमाल को फाड़कर इस तरह फैला दिए कि एक हाथ में बंदूक थी और दूसरा हाथ इसने कैबिन के तख्ते पर रखा हुआ था। दूसरी बंदूक मैंने उसकी पेटी से इस तरह फंसा दी कि वो नीचे नहीं गिर सकता था। इस कार्रवाई से फारग होकर मैं कैबिन से निकला। अब मैदान ज्यादा साफ नजर आ रहा था मगर कोठी के तमाम दरवाजे अंदर से बंद थे। दूसरे सिपाही की जब मैंने तलाशी ली तो इसकी जेबों से मुझे चाबियों का एक गुच्छा मिल गया था। वो मैंने संभाल कर जेब में डाल लिया मगर मुझे यकीन नहीं था कि इनमें से कोई चाबी काम भी कर सकेगी कि नहीं। लेकिन जब मैं इमारत के बड़े दरवाजे तक पहुंचा तो वही चाबी मेरे काम आ गई। मालूम ये होता था कि वो संतरी ही इमारत के बैरूनी दरवाजे खुद बंद करता था। अंदाजा तो मेरा यही था मगर सूरत हाल ये नहीं थी। इसने दरअसल मुख्तलिफ दरवाजों की दोहरी चाबियां बनवा रखी थी ताकि अगर अंदर के मकीन किसी वजह से अंदर ही रह जाएं, इन्हें सांप सूंघ जाए, उनमें से कोई भी न जागे तो फिर वो अपनी चाबियों से काम लेकर इन तक पहुंच सके। वो चाबियां मुसलसल काम कर रही थी। बड़ा दरवाजा मैंने खोला तो गुलाम गर्दश में से गुजरते वक्त मुझे वो कमरा नजर आया जहां मुझे और आबी को मल्होत्रा ने बहुत रोज खुश आमदीद कहा था और जहां शकुंतला और प्रीतमा हमें मिली थी। मेरा ख्याल था कि शायद वो दोनों अब भी वहां मौजूद होंगी। मैंने इसके कुफल में चाबी फंसा दी मगर वो काम नहीं कर सकी। एक इस गुच्छे में सबसे ज्यादा लंबी चाबी थी। मैंने आजमाई तो कुफल राह दे गया। दरवाजा निहायत एहतियात से खोलकर मैं कमरे में जा घुसा। सोफे और कालीन वैसे ही थे जैसे हम देख चुके थे। राहदारी में रोशन बत्ती खिड़की के शीशों से अंदर पहुंच रही थी मगर वो कमरा बिल्कुल खाली था। इसमें पहुंचकर मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर वहां मुझे कोई आदमी नजर नहीं आया। सामने ही वो बहिश्त असा कमरा था जिसमें शकुंतला आबी को लेकर घुस गई थी। मैं अपने साये से बचता हुआ आगे बढ़ा। किसी के घर में यूं घुस जाना एक ऐसा तजर्बा है जिसे लफ्जों में बयान ही नहीं किया जा सकता। दिल बलियों ऊपर उछलता है, नब्जें धड़ाधड़ बजने लगती हैं, दिमाग मऊफ होने लगता है। समझ में नहीं आता कि किस सिमत से क्या खतरा आदमी पर कूद आए। मेरी भी यही हालत थी मगर मैं जिस दोस्त को रिहाई दिलाने के लिए वहां पहुंचा था इसकी कशिश हर शय पर गालब आती जा रही थी। डलों साहब को यूं दुश्मनों के हवाले करके मैं जिंदा नहीं रह सकता था। ये मेरी तौहीन थी। मुझे हर हाल में उन तक पहुंचना था। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक बढ़ा और इसके कफल में वही चाबी लगा दी। मेरा ख्याल है वो मास्टर की थी। कफल क्लिक करके खुल गया। इसके पट को मैंने बड़ी एहतियात से पीछे हटाया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई शख्स पलंग पर सो रहा है। ये मेरा एहसास था। राहदारी की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। मैं दीवार के साथ जा ठहरा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे हाथ स्विच बोर्ड पर ही पड़े। इसकी एक बत्ती मैंने जला दी। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल गई। जीरो का बल्ब दीवार के कोने में जल उठा था और मेरे सामने प्रीतमा सो रही थी। सारे जहां से बेनियाज इसका वो ख्वाबीदा हुस्न पलंग को चार चांद लगा रहा था। वो अब भी हसीन थी, बेहद जाज़ब, बेहद दिल फरेब और वो अभी तक जागी नहीं थी। चंद लम्हों बाद उसने करवट लेने के लिए रुख मोड़ा तो वो रेशमी सा कंबल इसके वजूद को और ज्यादा अयां कर गया। इसे किसी बात का होश नहीं था। मैंने बत्ती बुझा दी और कफल बंद कर दिया और फिर मैं जूतों समेत इसके पहलू में लेट गया। क्योंकि मेरा एक हाथ इसके मुंह पर था और दूसरा हाथ इसके दूसरे शाने तक फैल गया। वो नींद से बेदार हो गई। ये तुम क्या करते हो? छोड़ो मुझे वरना मैं शोर मचा दूंगी। इसकी गुटी गुटी आवाज फिर उभरी। मुझे माफ कर दो प्रीतमा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं इतनी मुश्किलों से यहाँ पहुँचा हूँ। तुम बकवास करते हो। तुम वही हो ना जिसने हेलीकॉप्टर के जरिए भंडारी फैमिली को अगवा कर लिया था। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। ऐसा न कहो प्रीतमा, वो मेरी मजबूरी थी। मैं पाबंद था, मजबूर था। मैंने भंडारी फैमिली से कोई ज्यादती नहीं की, इनको वापस आने की इजाजत दे दी थी। तुम अगर मुझे यूं जलील न करते तो
मैं तुम्हें माफ कर देती, मगर अब नहीं। मैं तुम्हें इस जुर्म की सजा दिलवा के रहूंगी। छोड़ दो मुझे, बात तो करने दो। इसने मेरा हाथ काटना चाहा, मगर मैंने इसका गला दबोच लिया। मैं तुम्हें इसी हालत में बेहोश भी कर सकता हूँ, जान से भी मार सकता हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो। अपने गले को मेरी उंगलियों की गिरफ्त में देखकर वो ढीली पड़ गई। मैं जितनी मुशक्कत से इसके पास पहुंचा था, इसका कुछ न कुछ इनाम तो मुझे मिलना चाहिए था। मुझे बताओ, घर में कौन कौन है? सभी हैं। मल्होत्रा है, पांडे है, बर्मन भी आया हुआ है, वो बहरी जहाजों में काम करता है, इंजीनियर है वहाँ। और किसे पूछते हो? और वो शकुंतला, वो अब यहाँ नहीं रहती, वापस चली गई है। ये बर्मन कौन है? ये मल्होत्रा की बहन का लड़का है, दिल्ली में रहते हैं ये लोग। अब वो मेरा हाथ नहीं काट रही थी। आप अगर पसंद करें तो मैं आपके लिए वह हिस्की निकाल दूं। हाँ ठीक है, मगर शोर नहीं मचाना है, इसकी ममानत है। अब तो इसकी जरूरत ही नहीं रही। श्री जलानी, उस वक्त आपने मेरा मुंह बंद कर लिया था, छोड़ें जरा मुझे। ये कहकर उसने तकिए की तरफ रखी अलमारी में से वह हिस्की निकाल ली। गिलास भी वहीं मौजूद थे। इसने 2 गिलास भरे और एक मेरे सामने रखकर दूसरा खुद पीने लगी। वो इन लम्हों को किसी ऐसे ही ख्वाब में गर्क कर देना चाहती थी जिसके बारे में वो खुद से कह सके कि इस पर इसका कोई इख्तियार नहीं था। मेरे देखते ही देखते वो 2 गिलास चढ़ा गई, जबकि मैं अभी पहले गिलास को महज चख कर ही रह गया था। पिए ना, आप भी पिए, ये गुलाम जलानी के नाम है। तुम बहुत बदमाश आदमी हो, मुझे भी तुम्हारा अक्सर ख्याल आता था, मगर ये पता नहीं था कि तुम फिर आ जाओगे। मुझे इसकी बातें सुनकर हैरत होने लगी। वह इसकी ने इसका मूड बिल्कुल ही बदल दिया था। नजर बचाकर मैंने गिलास पलंग के नीचे खाली कर दिया और दोबारा भर लिया तो वो खुश हो गई। इससे मैंने मुख्तलिफ लोगों के कमरों के बारे में पूछ लिया तो फिर मुझे इसकी जरूरत ही नहीं रही। मैंने पलंग पर से उठने से पहले इसकी बत्ती गुल कर दी और फिर इसके कमरे से बाहर निकल आया। मुझे अब मल्होत्रा से मिलना था। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं प्रीतमा से डलू साहब के बारे में पूछ लेता। उससे मेरी बातें किसी और ही तरफ निकल गई थीं। कमरे से निकलकर मैं राहदारी में आगे बढ़ा। प्रीतमा ने जो पता मुझे दिया था, इसके मुताबिक तो मल्होत्रा को तीसरे कमरे में होना चाहिए था। मैं उसके ताले में चाबी लगाई। मेरा पिस्तौल मेरे सीधे हाथ में था और मैं वहां किसी भी मरहले के लिए बिल्कुल तैयार होकर पहुंचा था, मगर ताला खुलते ही मुझे महसूस हुआ कि वहां एक नहीं 2 आदमी मौजूद हैं। ये मेरा एहसास था। दरवाजे के पीछे पर्दा खिंचा हुआ था और अंदर मुकम्मल अंधेरा तारी था। मेरा ख्याल है कि इन्हें ये एहसास ही ना हो सका कि दरवाजा खुल चुका है। जैसे ही मैं पर्दे से आगे निकला, इन्हें अंधेरे में एक साया सा लरजता नजर आया और इसके साथ ही किसी ने बल्ब रोशन कर दिया। क्लिक ऐसी आवाज पैदा हुई तो वो दोनों रोशनी में नहा से गए। उनमें एक औरत थी और दूसरा मर्द था। मेरे सामने जो आदमी था उसे मैं नहीं पहचानता था। पहली बार मैं इसकी सूरत देख रहा था। उम्र इसकी यही कोई 40 साल होगी। मुझे देखकर इसका चेहरा बिगड़ने लगा। बड़े गुस्से से बोला, कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए? आवाज दबाकर बोलो, मल्होत्रा साहब जाग उठेंगे। तो मैं क्या करूं? कौन हो तुम? मेरे पिस्तौल की नाल इसके रुख पर थी और वो कमरे में मेरी आमद का मतलब बड़ी हद तक समझ चुका था। मैंने फौरन पिस्तौल का दस्ता इसके सर पर दे मारा। वो दर्द से नडाल होकर तकिए पर गिरा तो फिर ऊपर न उठ सका। इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही नाजुक थी। पलंग के ऊपर से गुजरकर मैं दूसरी दीवार तक जा पहुंचा। वो औरत वहां छुपी हुई थी। इसके हाथ पांव बुरी तरह लर्ज रहे थे। यूं लगता था जैसे उसे राशा हो गया है, मगर थी वो नुखेज। मेरा ख्याल है उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 20-22 साल होगी। इसको मैंने बाजू से पकड़कर बाहर खींचा तो वो बिस्तर की चादर खींचने लगी। कौन है ये तुम्हारा? क्या लगता है? मैं सिर्फ रात भर के लिए आई थी इनके पास। ये बरहमन है, SD बर्मन। वो कांपते हुए बोली, अच्छा तो ये छुट्टियां गुजार रहा है यहाँ? गुड। तुम्हारा नाम? मेरा नाम कुशलिया है। अच्छा तो ये बात है, घबराओ नहीं और मुझे बताओ कि मल्होत्रा कहाँ है? वो अगले कमरे में है। ठीक है, मेरे साथ चलो। उठो, जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। देखो, मेरा कहा नहीं मानोगी तो अच्छा नहीं होगा। मल्होत्रा तुमसे वाकिफ है? जी हाँ, वो मुझे जानता है। तो फिर इसे जाकर जगा दो। मगर नहीं,
अचानक मेरे जहन को झटका सा लगा, इसका ताला भी तो मैं बआसानी खोल सकता था, वो मास्टर की बनी ही इसीलिए थी। संतरी से मुझे जो गुच्छा मिला था वो इस दरवाजे पर क्यों काम नहीं आएगा। इसको मैंने फिर पलंग पर बिठा दिया था। इस कुशलिया को वहां से जाने की जरूरत ही क्या थी, वो अभी तक थर थर कांप रही थी। बरहमन का हाल देखने के बाद इसकी रूह ज्यादा ही फना होने लगी थी। उसे मैंने बिस्तर पर बिठाते ही पिस्तौल का दस्ता मारकर बेहोश कर दिया। मुझे वो इस घड़ी बहुत ही जहर लग रही थी। वो दूसरा कमरा मल्होत्रा ने संभाल रखा था। एक से एक रजील आदमी वहां जमा था जिन्हें ऐश के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था। कुशलिया को बिस्तर पर लिटाकर मैंने बत्ती बुझा दी। इस कमरे में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया था, मगर वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। सिपाही की ड्यूटी 2 घंटे बाद बदल जाती थी। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं वहां से फौरन अपना काम करके निकल जाता। अब की बार मैंने बर्मन के दरवाजे को बाहर से मुकफ्फल कर दिया और अगले कमरे की तरफ बढ़ गया। इसमें भी बड़ी चाबी काम कर गई। इसका एक तख्ते का पाट खुला तो मुझे कमरे में गहरे सन्नाटे का एहसास हुआ। मैंने अंदर जाते ही दरवाजा मुकफ्फल कर दिया। कोई आदमी हल्के हल्के खराटे ले रहा था। मैंने बत्ती पर हाथ रखा तो कमरा एकदम बड़े बल्ब से मुनव्वर हो गया, मगर इसके साथ ही ढीले डाले गाउन में मल्होत्रा की आंख खुल गई। मगर मैंने इससे पहले ही इसके तकिए के नीचे हाथ डालकर इसका पिस्तौल जेब में डाल लिया था। मुझे सही तरह पहचानने के बाद ही इसने तकिए के नीचे हाथ डाला, मगर वहां उसे मतलूबा शय न मिली तो वो जख्मी कुत्ते की तरह उछल गया। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मेरे साथ चलो मल्होत्रा साहब, मैं गुलाम जलानी हूँ, तुम्हारा पुराना दास। ये कहकर मैंने पिस्तौल उसकी कनपटी से लगा दिया। बिल आखिर मैं इस खबीस तक जा पहुंचा था जिसका नाम सुन सुन कर मेरे कान पक गए थे। पहली ही रात बड़ी मार्के की रात साबित हो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या लेने आए हो? अब मैं डलू साहब को लेने आया हूँ। कुत्ते, तुम समझते हो कि अपने घर में तुम बिल्कुल महफूज हो, मगर मेरे लिए नहीं। बताओ इन्हें तूने कहाँ रखा है? इसकी रंगत स्याही माइल हो गई थी। वो अभी तक बिस्तर पर ही बैठा था, मगर पिस्तौल के खौफ से लर्ज कर वो तकिए पर लेट गया, जैसे वो मुझे दावत दे रहा हो कि मैं उसे ज़िबा कर दूं। वो पुलिस का पुराना अफसर था, मगर इसमें हौसले और हिम्मत की इतनी कमी देखकर मुझे इसकी हालत पर रहम आ रहा था। बताओ डलो साहब कहाँ हैं? वो तो जेल में हैं, बलबीर सिंह के कत्ल के जुर्म में। इन्हें कैद सुना दी गई है, मगर जलानी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। वो तो मैं समझता हूँ, तुम तो बिल्कुल ही बेकसूर होते हो। उठो मेरे साथ चलो, मैं यूं ही वापस नहीं जाऊंगा। ऐन इस वक्त अचानक उसने तकिए के नीचे लगे किसी बटन पर हाथ रख दिया। एक हल्की सी घंटी बजी तो मैंने उसे फौरन ही खींचकर फर्श पर उतार लिया। इसे मैं अब गालियां देने लगा था। पूरे जोर से मैंने इसकी कमर में पांव की ठोकर लगाई तो वो बुझ सा गया, औंधे मुंह फर्श पर जा पड़ा। मगर इसी वक्त दरवाजा भी खुल गया। मेरे सामने पांडे खड़ा था, पजामे और बनियान में, और सर इसने अब भी पूरी तरह मुंडा रखा था। वो हाथ में एक मोटा सा डंडा लेकर बाहर आया था। पता नहीं वो किस कमरे में सोता था। घंटी बजते ही वो मल्होत्रा के कमरे में आ गया। इसकी नजर ज्यादा तेज थी। मुझे इसने पहली ही झलक में पहचान लिया था। गुस्से से थर्राते हुए वो बेखौफ मेरी तरफ बढ़ा, यूं जैसे पिस्तौल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसको दहशत अदा करने के लिए मैंने मल्होत्रा का पिस्तौल बाएं हाथ में पकड़ लिया, मगर वो फिर भी नहीं रुका। पागलों की तरह वो मेरी नजरों से नजरें मिलाकर आगे बढ़ रहा था, यूं कि मैं समझा वो मुझसे दोनों पिस्तौल छीन लेगा। डंडा इसने पूरी कुव्वत से घुमाकर मेरे सर में मारना चाहा, मगर इस असना में मेरा चुपचा चल चुका था। गोली इसके सीने में दिल की तरफ लगी तो वो उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ा। इतने में मल्होत्रा भागने लगा, मगर मैंने पांडे की परवाह न करते हुए तेजी से नीचे झुककर मल्होत्रा की टांग पकड़ ली। इतने में पांडे ने मेरा बायां बाजू अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो मरकर भी 2-4 आदमियों को मार देने की सकत रखता था। मैंने मल्होत्रा को पीछे घसीटते ही पांडे के दिल में गोली उतार दी। मुझे इस पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं थी। गोली लगते ही वो औंधे मुंह बिस्तर पर जा पड़ा तो मैंने मल्होत्रा को और अपनी तरफ घसीट लिया। तुम बच नहीं सकते मल्होत्रा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। डलो साहब वापस नहीं हुए तो
मैं ये शहर जला दूंगा। साले मत समझ मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। ये कहकर मैंने मल्होत्रा का पिस्तौल जेब में डाल लिया और इसकी गर्दन से पकड़कर मैंने अपना रुमाल इसके मुंह में ठोंस दिया। बिस्तर के तकिए से एक रेशमी डोरी लटक रही थी, वो डोरी खींचकर मैंने मल्होत्रा के दोनों बाजू पुश्त पर बांध दिए। इसके बाद बिस्तर की चादर खोलकर मैंने इसके सर पर यूं लपेट दी कि वो कुछ देख नहीं सकता था। चलो अब मल्होत्रा जी, मुझे बहरहाल डलों तक पहुंचना है और तुम्हारी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं। ये कहकर मैंने खुले दरवाजे में से इसे आगे धकेला और इसी वक्त राहदारी अबूर करके मैं इसको इमारत से बाहर ले आया। संतरी अभी तक इसी रुख पर खड़ा था जो मैं इसे दे आया था। मल्होत्रा को मैं घसीटता हुआ गैराज में जा घुसा। वो इमारत के बाएं हाथ पर था। इसका ताला भी मैंने मास्टर की से खोला और मल्होत्रा की गाड़ी का दरवाजा खोलकर मैंने उसे अगली सीट पर बिठा दिया। ये महज इत्तेफाक था कि गाड़ी की चाबी अंदर थी, वरना चाबी के लिए मुझे एक बार फिर अंदर जाना पड़ता। मैंने बड़ी एहतियात से गाड़ी गैराज से बाहर निकाली। इसकी आवाज मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुझे डर था कि कहीं कोठी के पिछले हिस्से में सोते संतरी न जाग उठे। फिर भी मैं मजबूर था। गाड़ी को लेकर मैं बड़े गेट तक पहुंचा और इसका दरवाजा खोलकर मैं दोबारा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। एन इस वक्त एक संतरी निहायत तेजी से हमारी तरफ लपका। इसने अकबी क्वार्टर में हमारी आवाज सुन ली थी। मैंने खिड़की में से सर बाहर निकालकर इसे देखा तो वो तेजी से हमारे करीब आ गया। वो ड्यूटी बदलने के लिए तैयार होकर आया था, मगर जैसे ही वो मेरे करीब आया मैंने इसको और करीब आने के लिए कहा तो वो मुअद्दब होकर गाड़ी की खिड़की तक आ पहुंचा। मल्होत्रा साहब बीमार हैं, मैं इन्हें डॉक्टर के पास, ये कहते हुए मैंने इसकी गर्दन पर पंजा जमा दिया। वो लुढ़क कर दूर जा गिरा तो मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ऐसे आदमी के साथ यही सलूक होना चाहिए था। बहुत हमदर्द बनता था वो इनका। गेट से निकलकर मैंने गाड़ी रोकी और तीनों बेहोश सिपाहियों को मैंने बारी बारी पिछली सीट पर डाल दिया। दो को एक दूसरे के ऊपर नीचे और तीसरे को अगली और पिछली सीट के वस्त में लिटाकर मैंने गेट बंद कर दिया और वहां से 50-60 मील की रफ्तार से दौड़ लगा दी। मुझे वहां से हर हाल में बहुत दूर निकल जाना चाहिए था। सबसे ज्यादा मुश्किल में मुझे उन बेहोश सिपाहियों ने डाल रखा था। उनको मैं कहाँ लिए फिरता। नहर की पटड़ी पर से होते हुए मैं कार को भगाता हुआ बाग में जा घुसा। 2 घड़ी की मोहलत मुझे हासिल थी। कार रोककर मैंने तीनों सिपाहियों को एक घने दरख्त के नीचे डाल दिया। मल्होत्रा की आंखों पर पड़ी चादर इसे हर गुनाहों स्वाब से बचा रही थी। इसे साथ लेकर मैं आगे बढ़ा और कुछ ही देर बाद मैं बटाला जाने वाली सड़क पर जा निकला, मगर वो महफूज सड़क नहीं थी। ट्रैफिक वहां रात के उस वक्त भी जारी था। मजबूरन मैंने कार बाएं हाथ एक छोटी सड़क पर डाल दी। कोई आधा घंटा बाद मैं सड़क से उतरकर घने दरख्तों के झुंड में जा घुसा। रास्ता साफ नहीं था, मगर मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की। गाड़ी बंद करके मल्होत्रा के चेहरे से पर्दा हटा दिया और उसके मुंह से रुमाल भी निकाल दिया। हाँ मल्होत्रा, अब बताओ तुमने डलों को क्यों और कैसे अगवा किया? इसका कसूर क्या था? मगर इसका मुंह खुश्क हो रहा था। रुमाल ने इसकी जुबान की सारी नमी चूस ली थी। चंद लम्हों तक वो अपना हलक तर करता रहा। मेरी बात का जवाब दो मल्होत्रा, मैं डलों साहब को वापस लेने आया हूँ। तुम बहुत बड़े जुर्म के मुर्तकिब हुए हो। याद रखो तुम्हें इसकी खौफनाक सजा मिलेगी। इसको छोड़ो। तुम ये देखो कि इस वक्त तुम कहाँ हो। क्या दुश्मनी थी तुम्हें डलों साहब से? हमने उसे बलबीर सिंह के कत्ल के जुर्म में पकड़ा है और अभी इसका मुकदमा चल रहा है। और वो खुद कहाँ है? वो अमृतसर जेल में है। इसकी जमानत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी पार्टी भी इसमें मुलव्वस है। हाँ, भंडारी ने इसको अगवा करने का हुक्म दिया था। और वो बदरी कौन था? वो हमारा ही आदमी था। हमने उसे उधर भेजा था। इसका असल नाम क्या था? बदरी प्रसाद। तुम्हें पता है इसे कत्ल कर दिया गया है? हाँ मुझे मालूम है। इसका मर जाना ही बेहतर था। पुलिस इससे कोई राज मालूम नहीं कर सकी। हमारे ही आदमी ने इसे थाने में कत्ल कर दिया था। गुड, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो मल्होत्रा। तुम बताओगे डलों साहब से अब क्या सलूक करना चाहते हो? पता नहीं, हो सकता है इसे फांसी हो जाए। इनका मुकदमा किस अदालत में है? डॉक्टर सरजीत सिंह की अदालत
अदालत में है। अब वो किस रोज अदालत में पेश होंगे? 28 तारीख को। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते, वो लोग तुम्हारे ताक़ब में आ रहे होंगे। तुम कुत्ते की मौत मरोगे जलानी, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। ये तुम्हारा आखिरी फेरा होगा। इसके हौसले अब भी बहुत बुलंद थे। मेरा ख्याल है इसने मौत के तस्वर को भी जहन में नहीं आने दिया था। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।